नाजरीन खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक मरतबा फिर से आपके लिए विलिंग वेज फेसबुक पेज पे यू आस्क्ड फॉर इट फ्राइडे और फ्राइडे की इवनिंग को हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मेरे साथ एज एन एक्सपर्ट हमेशा होते हैं CEO विलिंग वेज डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदाकत भाई, क्योंकि हम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर रन करते हैं और गो कि हम साइकियाट्रिक इलनेसेस में भी हेल्प करते हैं, मगर रिहैब में अक्सर लोग जो ड्रग्स पे एडिक्ट होते हैं और अल्कोहलिज्म का शिकार होते हैं वो काफ़ी लोग आते हैं। आपको क्या लगता है कि ये ख़ास लोग होते हैं, ये आम लोग होते हैं, ये मुआशरे के कोई भी लोग हो सकते हैं, इनमें कोई ख़ास ट्रेड्स होते हैं, कुछ ये हट के होते हैं? क्या चीज़ इनको डिफ्रेंशिएट करती है मुआशरे में, या ये कोई भी हो सकता है? अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्कोहलिज्म भी एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। यानी जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन है उसमें 7वें नंबर पर अल्कोहलिज्म है, और ये एक्चुअल ब्रेन डिसऑर्डर है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। और बाज़ औक़ात इस साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के साथ एक और कोई ना कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर भी अटैच्ड होता है, जैसे पैनिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर, या इस तरह की कोई ना कोई एक और चीज़ भी साथ चिमट जाती है, और इसे हम डबल जेपर्डी कहते हैं। जैसे डुअल डिसऑर्डर, जैसे फिज़िकल डिसऑर्डर्स में जब किसी को डायबिटीज़ होती है और साथ ब्लड प्रेशर होता है, या डायबिटीज़ के साथ कोई किडनी का मामला होता है, तो फिर इसे हम डुअल डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी देखनी पड़ती है कि प्राइमरी चीज़ कौन थी, पहले कौन सी चीज़ आई थी। यानी अमूमन देखने में यह आया है कि अल्कोहलिज्म के पीछे जब बाइपोलर डिसऑर्डर होता है तो एक्चुअली बाइपोलर डिसऑर्डर पहले आता है, जिसे पहचाना नहीं जाता, और अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो सेल्फ मेडिकेशन करता है, कोई ना कोई ड्रग यूज़ करता है या अल्कोहल यूज़ करता है। अल्कोहल भी एक ड्रग है, लेकिन ये एक बेवरेज भी है, इसके अंदर कैलोरीज भी होती हैं। तो जब कोई सेल्फ मेडिकेशन करता है तो ये एक पहली बदकिस्मती है कि वो राह हमवार कर देता है एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि अगर उसके जीन्स में एडिक्शन या अल्कोहलिज्म की जीन्स मौजूद हों और उसका जिस्म ज़्यादा देर तक शराब को या अद्वियात को, ड्रग्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसको मिसमैनेज करने लगता है, तो फिर एडिक्शन या अल्कोहलिज्म भी सामने आ जाती है और ये बर्बादियों का एक नया नुक्ता आगाज़ होता है। डॉक्टर साहब, ये आज आपने जो बात की है, पहले हम ये बात करते थे कि ये अल्कोहलिज्म एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इस पे काफ़ी लेदे होती थी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये डिज़ीज़ है। लोग कहते हैं जी करैक्टर की, किरदार की ख़राबी है। तो आप हमेशा ये एडवोकेट करते रहे, एंड यू बीइंग इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 40 years you have been saying that this is a metabolic disorder, it is a disease per se. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी बायोलॉजिकल डिसऑर्डर और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर भी मेटाबॉलिक होते हैं, तो ये डिफरेंट तरीक़ों से हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। वैसे तो डायबिटीज़ भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है कि जो कीमियावी अवामिल हमारे जिस्म को चलाए रखते हैं अच्छे तरीके से, जब वो बिगड़ने लगते हैं तो कभी शुगर ऊपर आने लगती है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और कभी अल्कोहल इस्तेमाल करने से टॉक्सिन्स बनने लगती हैं, मत मारी जाती है, फिर बंदा ऊट पटांग बातें करता है, फिर वो तमस्खर उड़ाते हैं उसका, लोगों को पता नहीं होता कि ये एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, एक फ़िज़िकल डिसऑर्डर है, जिसके नतीजे में फिर नफ्सियात का बेड़ा गर्क होता है, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बन जाता है। ये कैसे, ये पॉइंट है जो मैं जानना चाहता हूँ, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर कैसे ये है? वो ड्रिंक लेता था तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में तब्दील हो गया, या शराब से पहले ही, लेने से पहले कुछ वो अवामिल थे जैसे बाइपोलर, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया? लाजिम नहीं है कि कोई शख्स पहले किसी नफ्सियाती या असाबी बीमारी में मुब्तला हो और वो फिर शराब पिए तो फिर शराबी बने, ये लाजिम नहीं है। ओके। दुनिया में कोई भी शख्स अगर शराब पिएगा तो इस बात के इम्कानात 10% हैं
औसतन कि आगे चल के किसी वक्त वो अल्कोहलिज्म का शिकार होगा, शराबियत का शिकार होगा या शराब की बीमारी का शिकार होगा, जिसमें वो शराब को सेफली इंजॉय नहीं कर सकता अब, बल्कि शराब की वजह से वो हमेशा तकलीफ़ उठाएगा, और वो शराब पिएगा तो तकलीफ़ उठाएगा और शराब नहीं पिएगा तो तकलीफ़ उठाएगा। दोनों सूरतों में उसको बड़े मसाइल का सामना होता है। और ये पहले कौन सी चीज़ आती है? जो चीज़ पहले आती है उसको हम प्राइमरी डिसऑर्डर कहते हैं। बाज़ औक़ात पहले शराबियत की बीमारी आती है या एडिक्शन की बीमारी आती है और फिर कुछ दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ पहले आती है तो ये एक प्राइमरी बीमारी है, जो कि मोस्टली ये पहले आती है और ये एक प्राइमरी बीमारी है। फिर इसमें से सैकड़ों बीमारियां निकलती हैं, उनको हम सेकेंडरी बीमारियां कहते हैं। फिर उनमें से कुछ बीमारियां निकलती हैं, उनको हम टर्शरी बीमारियां कहते हैं। सो इसी तरह अल्कोहलिज्म से 300 बीमारियां निकलती हैं, तो ये डिज़ीज़ जनरेटर कहलाते हैं। सो अल्कोहलिज्म एक प्राइमरी बीमारी है, और को एग्जिस्टिंग एक और प्राइमरी बीमारी हो सकती है जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो एक ही वक्त में 2, 3, 4, 5 प्राइमरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जब डिसऑर्डर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन इन ऑर्डर में भी होती है। अगर आप बाइपोलर डिसऑर्डर का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग बाइपोलर होते हैं इन ऑर्डर में, यानी उनका निज़ाम ठीक चल रहा होता है। बाइपोलर होना एक खूबी की बात है, बाइपोलर होना एक लाजवाब शख्सियत की गमाजी करता है। और बाइपोलर होने का मतलब ये है कि आप मूड और मिजाज के मामले में ज़बरदस्त हैं, आपकी तवानाइयाँ ज़बरदस्त हैं, आपकी इंटेलिजेंस बहुत है, पर अगर आप इसे स्ट्रेच करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, आप इसे बड़ी खींचतान करेंगे अपने साथ और आप आराम नहीं करेंगे, तो आपका जो बाइपोलर है वो बिखर जाएगा, यानी डिसऑर्डर में चला जाएगा। जैसे ट्रैफिक इन ऑर्डर होती है और ट्रैफिक डिसऑर्डर होता है, तो आप एक डिसऑर्डर को वापस इन ऑर्डर में भी तो ला सकते हैं। सो इसी तरह डायबिटीज़ भी एक डिसऑर्डर है कि ब्लड शुगर की रेगुलेशन नॉर्मली हो रही होती है। खाना खाने से पहले ब्लड शुगर 100 से कम होती है, खाना खाने के बाद ये 120-125 से अंदर अंदर रहती है। तो ये है डायबिटीज़ इन ऑर्डर। पर ये नॉन डायबिटिक की बात कर रहे हैं हम डायबिटीज़ नॉन डायबिटिक की बात कर रहे हैं, लेकिन नॉन डायबिटिक में भी तो शुगर का निज़ाम होता है ना। शुगर जाहिर है जो है उसको मेटाबोलाइज किया जाता है, उससे तवानाई हासिल की जाती है। तो जब तक ये इन ऑर्डर रहता है निज़ाम, तो हम कहते हैं बीमारी नहीं है। जब ये इन ऑर्डर नहीं रहता, डिसऑर्डर में चला जाता है और खाना खाते ही शुगर 250-300 हो जाती है, और बाज़ औक़ात फिर दवाई खाते हैं तो बहुत ही गिर के नीचे 50 तक या 40 तक आ जाती है, जिसे हाइपो कहते हैं। तो ये डिसऑर्डर हो गया। अब ऐसे लोगों को खुद से एक तरीक़ाकार पे चलते हुए अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना पड़ता है जी, जिसमें परहेज़ भी हैं और एहतियात भी है और दवाएं भी हैं। लेकिन जब आप अल्कोहलिज्म की बात करते हैं तो एक दफ़ा जब किसी के जिस्म में अल्कोहल से निपटने का निज़ाम हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो उसके लिए कोई दवा नहीं है, उसके लिए कोई एहतियात नहीं है। फिर उसका चाराकार सिर्फ ये है कि आप शराब को छोड़ दें। और जब आप शराब को छोड़ते हैं तो नए मसाइल उभरते हैं, नई तकलीफ़ें, बेचैनियाँ, विछोड़ा, तो ये सब कुछ सामने आता है। तो फिर उनका इलाज मौजूद है। उनका इलाज इतना अच्छा मौजूद है कि बाद में लोग फिर रिग्रेट करते हैं कि कभी उन्होंने शराब का सहारा क्यों लिया था, क्योंकि शराब सब लोगों के साथ वफा नहीं करती। कुछ लोग वो शायद तो कहते हैं शराब चीज़ ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए। शायद तो बादशाह लोग हैं ना। तो माजी में ऐसे तोहमात थे, वसवसे थे। आज से 50 साल पहले समझा जाता था कि जिसको एक दफ़ा दिल का दौरा पड़ गया उसका फिर कुछ नहीं किया जा सकता। किस्मत होगी तो बच जाएगा, किस्मत होगी तो नहीं बचेगा, बदकिस्मती होगी तो नहीं बचेगा। 50 साल पहले लोग दिल के माहिर बनने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि हर तीसरे दिन शर्मिंदगी का सामना होगा। जिस मरीज़ को हाथ डालेंगे ज़्यादातर वो गुजर जाएगा। 10 में से 9 मरीज़ गुजर जाया करते थे, अब 10 में से 9 मरीज़ खैर ऑफियत से घर चले जाते हैं, और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी इज़्ज़त बढ़ रही है। इसी तरह एडिक्शंस में भी पहले डॉक्टर्स की इज़्ज़त नहीं थी, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, और गिला शिकवा बहुत ज़्यादा था। अभी 30-35 साल पहले भी कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त नहीं थी।
क्योंकि नताइज उतने अच्छे नहीं आते थे। और अब जितने अच्छे नताइज आते हैं, इवन आउटडोर में बहुत अच्छे नताइज आते हैं, इब्तदा में इलाज किया जा सकता है और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से शराब छोड़ना, नशा छोड़ना, सिगरेट छोड़ना सिखाया जा सकता है, ओवर ईटिंग से परहेज़ सिखाया जा सकता है, अपने वज़न को काबू रखना सिखाया जा सकता है, वर्कोहलिज़म वाले लोगों को इत्तदाल में लाया जा सकता है, यानी बेतदाली जहाँ भी हो उसको इत्तदाल में लाया जा सकता है। और इसके लिए इतने खूबसूरत अच्छे फार्मूले आ गए हैं कि किसी को बिला वजह सफ़र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पुरानी गलत फहमियाँ प्रिवेल करती रहती हैं। अभी भी लोग समझते हैं कि नशेई जो है ये नहीं सुधरते, ये नहीं बदलते। हालांकि लोगों की आंखों के सामने बदल रहे होते हैं, लेकिन जो लोग बदल जाते हैं, यानी जो लोग शराब छोड़ देते हैं, नशा छोड़ देते हैं, वो इतने बदल जाते हैं कि वो मंज़र से गायब ही हो जाते हैं और मंज़र पे वो रहते हैं जो नहीं बदलते। उनका रौला बड़ा होता है। तो आप ज़रा सोचिए कि एक गाड़ी है जिसका दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो लोग चौकन्ना होकर देखते हैं, जाहिर है। लेकिन सैकड़ों गाड़ियाँ जो अच्छी तरह गुजर रही हैं तो वो कोई किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। ज़्यादातर हमारे स्कूल कॉलेज के ज़माने में जो लोग हमारे साथ पढ़ते थे वो वैसे ही होंगे आजकल भी उनकी आदतों के एतबार से जैसे वो स्कूल कॉलेज के ज़माने में थे, या बदल गए होंगे? कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं हाजी नमाजी हो जाते हैं, बड़े परहेजगार हो जाते हैं। कोई यकीन नहीं करता कि वो स्कूल के ज़माने में इतनी शरारतें करते थे, खलंडरे थे। बहुत से लोग पढ़ाकू थे, वो बाद में पढ़ाकू नहीं रहते। बहुत सारे लोग पहले नहीं पढ़ते थे, बाद में पढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को संवार लेते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ भी लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो बड़े लोग होते हैं, कमाल के जो लोग होते हैं, सेलिब्रिटी टाइप, पॉलिटिशियन, एक्टर्स, शोबिज़ के लोग, इस तरह के जितने लोग हैं, ये सब के सब शराबी होते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। ये इनमें से बेशतर लोग जो होते हैं वो बिल्कुल शराब, सिगरेट और इन चीज़ों से दूर रहते हैं और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन फिर एक वही बात है कि इनमें से जिसकी ज़िंदगी भी किसी वजह से तलातम का शिकार होती है, शराब की वजह से या तलाक की वजह से या किसी और वजह से, और ख़बरों में आते हैं, जैसे अगर आजकल आप देखें तो जो बॉक्सर है आमिर खान, तो आप देखिए कि उनका कितने ही लोग होंगे जिनकी अपनी बीवियों से रोज़ नाचाकी होती है और रोज़ सुलह होती है, लेकिन आमिर खान की अपनी बीवी से जो नाचाकी होती है वो टेलीविज़न पर होती है और वो सुलह भी वहीं पर होती है और उससे काफ़ी एक एनहांस्ड इफेक्ट जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े अदाकार हैं और इरोनियसली लोग समझते हैं कि वो शराब पीते होंगे और वो बिल्कुल नहीं पीते। मिसाल के तौर पर अमिताभ बच्चन के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलो, तो आपने फिल्म नहीं देखी शराबी उनकी? अच्छा, तो फिल्मों में जो वो करते हैं तो आम जिंदगी में भी वो यही करते हैं। वो बिल्कुल नहीं पीते शराब। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं पीते शराब। उनका बेटा अभिषेक शराब नहीं पीता। अच्छा, दिलीप कुमार से सर वो देवदास पहली उन पे बनी थी। हाँ, तो दिलीप कुमार शराब तो बिल्कुल नहीं पीते। अच्छा, आमिर खान के बारे में क्या हाल है? सर कुछ तो थोड़ी बहुत तो पी लेते। नॉट एट ऑल। वो एक कैंपेन चलाते रहे हैं शराब के ख़िलाफ़, बहुत मौसर कैंपेन टेलीविज़न पर चलाते रहे हैं। इसके अलावा और बेशुमार अदाकार हैं जो कि बिल्कुल शराब नहीं पीते, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने ज़िंदगी को तलातम से पाक रखते हैं, क्योंकि अच्छी अदाकारी के लिए पुरसुकून होना तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर ये मशहूर ये है, जिस तरह बड़े कोई पॉलिटिशियन हो या ये जो हैं एक्टर्स हों, वो कहते हैं सूद डाउन करने के लिए, अपने आप को नर्व्स बड़ी होती हैं, बड़ा काम, बड़ा स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए थोड़ी सी जो पी लेता हूँ, तो चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला। हाँ, ये लोगों का ख्याल है कि वो मॉडर्न भी हैं और फिर वो 10,000 साल पुरानी चीज़ को अपने सुकून के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के ज़माने में इतनी अच्छी काउंसलिंग अवेलेबल है, इतने अच्छे रिचुअल्स अवेलेबल हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है कि आप अपनी विल पे, अपनी कमांड पे पुरसुकून हो सकते हैं। तो कुछ लोग क्विक फिक्स की तरफ जाते हैं और वो इस ख्याल से जाते हैं कि बस चंद दिन के लिए वो ऐसा करेंगे
और उनका बिल्कुल कोई इरादा नहीं होता कि आगे चल के उन्होंने कोई शराबी बनना है। आप किसी भी शराब पीने वाले को पूछें कि क्या इस बात का कोई इम्कान है कि आगे चल के आप शराबी बनेंगे, तो वो चुप साध लेंगे, वो हक्का बक्का होकर देखने लगेंगे। नॉट मी, मुझे नहीं हो सकता। लोग जो हैं वो इस तरीके से सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो भी शराब पिएगा 10% रिस्क है कि वो शराब की बीमारी में मुब्तला होगा आगे चल के, और 10% रिस्क हमारी जान पर बहुत बड़ा रिस्क होता है। हम 1% रिस्क के साथ भी हवाई जहाज़ पे सफ़र नहीं करते। तो आप मुझे बताइए कि ये इतना बड़ा रिस्क लोग जानते बूझते भला कैसे लेते हैं? सर ये बताइए कि इज़ इट ईजी टू द वे ही हैज़ एक्सप्लेन टू गेट आउट ऑन योर ओन विल पावर? नहीं, ये तो बात जो है करीने क़यास नहीं है। लेकिन मैं ये पहले ये बताना चाहूँगा कि क्या आपकी नज़र में इनकी इज़्ज़त में कोई कमी हुई है क्लिप देखने से? ये वैसे बड़ी बात है। लोग ये जिस तरह इन्होंने बताया है, मेरी तो नज़र में इनकी इज़्ज़त मज़ीद बढ़ी है। लोग छुपाते हैं, दे वांट कि कालीन के नीचे जो है ना सारा गन छुपा दें। देखिए, जब कोई शख्स शराब छोड़ता है या कोई बुरी आदत छोड़ता है फॉर दैट मैटर, तो वो एक बड़ा कारनामा अंजाम देता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे लोग 4% होते हैं जो जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बस सोच लिया कि नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। और बाकी लोग जो होते हैं उनकी विल पावर में कुछ कभी कभी बीच में कमज़ोरी आती है, तो उनको वैल्यू एडिड विल पावर की ज़रूरत होती है। अच्छा, वैल्यू एडिड विल पावर ये होती है कि आपके अंदर का इरादा भी है और आपने कुछ स्किल्स भी सीखी हैं जिससे आपको मदद मिल रही है, प्लस आप अपना लोगों से जो मेल जोल है वो बदल लेते हैं। उन लोगों से जो शराब पीते हैं आप दूर हो जाते हैं और उन लोगों के करीब हो जाते हैं जो शराब नहीं पीते। फिर आप कोई गुरु ढूंढते हैं जो कि आपके साथ तबादला ख्याल करता है और आपकी इंकरेजमेंट करता है और आपको हिम्मत दिलाता है और आपको टिप्स देता है। और फिर माहौल के अंदर भी कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत होती है। और फिर आप अपने साथ कोई इकोनॉमी को इन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो बुरी आदतें होती हैं ये बहुत सस्ती होती हैं, तो आप इन्हें महंगा बना देते हैं कि जब भी आप उस बुरी आदत में मुब्तला होंगे तो आप अपने आप को कोई जुर्माना लगा देते हैं। तो जो बुरी आदतें हैं उनको महंगा बनाने की ज़रूरत होती है। जैसे वैसे भी देखें, अमेरिका में सिगरेट कितने महंगे हो गए कि एक दिन अगर कोई सिगरेट पीता है तो $20-25 उसका सिगरेट पे उड़ जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है। पाकिस्तान में अभी सिगरेट पीना बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, तो इसे भी महंगा करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज़रा इसके हट के है जी। मिसाल के तौर पर अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं और आपने फ़ैसला किया कि आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, और एक दिन आप फैसला करते हैं कि आज आपने ओवर ईटिंग कर दी है तो फिर आप अपने आप को जुर्माना लगाते हैं जिसमें आप कोई डिसेंट सी पनिशमेंट अपने आप को देते हैं, जैसे कि आप अपनी बीवी को 5,000 रुपया देंगे जिस दिन आप ओवर ईटिंग करेंगे। तो एक तो घर का पैसा घर ही रह जाएगा, लेकिन फिर आपको मैसेज भी मिल जाएगा कि कब तक मैं इस तरह पैसे 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा चलूँगा, या इस तरह की कोई भी चीज़ जो डिसेंट पनिशमेंट है। या अगर मैंने आज खाना ज़्यादा खाया तो फिर मैं अपना पसंदीदा टीवी शो नहीं देखूँगा क्योंकि आपको बहुत पसंद है, तो फिर आपने वो देखना है। सो वैल्यू एडेड जिसे विल पावर कहते हैं, और उसके लिए नया नाम है एजेंसी। अच्छा, योर ability to fulfill the commitment with yourself and others। इस सदी का जो तोरा इम्तियाज़ बताया गया है लोगों में, जो नई खूबी है जो लोग अपना सकते हैं, वो एजेंसी है। ये फिर से बताएं। देखिए, हर सदी का एक तोरा इम्तियाज़ होता है। जो पिछली सदी है उसमें कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे पिछली सदी कहा जाता था कि इंडस्ट्रियल एज है, उससे पिछली सदी ज़राअत की सदी कहलाती है, फिर उससे पिछली सदी कि जिस बंदे के बच्चे बहुत ज़्यादा है ना वो बहुत तगड़ा आदमी है। फिर कोई ज़माना था, एक सदी थी जिसमें था कि जो बंदा शादियाँ बहुत करता है ना वो बहुत तगड़ा आदमी है। तो इस सदी में 21वीं सदी में तगड़ा आदमी वो है जो कहता है वो सब करता है, जो नहीं करना होता वो नहीं कहता। उसकी विल पावर इतनी मजबूत होती है कि उस पर लोग तकिया करने लगते हैं। खुद वो तो तकिया करता है लेकिन लोगों को भी पता होता है कि इसने कह दिया तो ये करेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, उसका व्यवहार बन जाता है। तो ये जो वैल्यू एडेड विल पावर है ये हम बना सकते हैं, ये हम कोशिश करके
इसे परवान चढ़ा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। जावेद अख्तर, मैं इनका बड़ा मद्दाह हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं, नो डाउट, और ये इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, इतने अच्छे डायलॉग तहरीर करते हैं। आपको शोले के डायलॉग याद है? सारी पब्लिक को पाकिस्तान और इंडिया में शोले के डायलॉग ज़बानी याद। बिल्कुल ऐसे। तो देखने में वो बहुत आम सी बातें लगती हैं। हाँ, क्योंकि कितने आदमी थे, 3 सरदार। तो मुझे बताइए कि उसमें कैसे उन्होंने उसके अंदर जो टाइमिंग, इख्तिसार, सादगी और लोगों को सब कुछ वो याद हो गया। तो बाकमाल आदमी है। अगर वो कहते हैं कि जी मैंने कह दिया तो छोड़ दिया, तो बाकी सब शायद ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी बेबस नहीं है आज के ज़माने में। आप बहुत आसानी से ऐसी चीज़ें जोड़ सकते हैं अपनी बहाली के साथ, जिससे कि आप एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ चल निकलते हैं। सर, आज एक हमारे पास भी ऐसी केस स्टडी है जो हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये एक वालिदा की, आप समझ लें, क्राई फॉर मर्सी और हेल्प भी है। ज़रा सा गंभीर है मसला। यानी जिनकी बात हम कर रहे हैं, इनको बाईपोलर डिसऑर्डर के साथ, आप प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे ना, डबल जेपर्डी, ड्यूअल डिसऑर्डर, इन साहब को भी बाईपोलर डिसऑर्डर के साथ शराब की बीमारी का मिलाप हो गया। तो इनकी ज़िंदगी में जो धमा चौकड़ी मच रही है, उसका मैं खाका आपके सामने पेश करता हूँ। वालिदा ने हमसे रब्ता किया। इनकी फैमिली और वालिदैन दोनों ही इसके मुतालिक बहुत तशवीश का शिकार हैं। ज़काउर रहमान 44 बरस के हैं। ये पाकिस्तान से 1999 में बरतानिया मुंतकिल हुए थे। ख़ुद एक पढ़े लिखे शख्स हैं, MBA किया हुआ है। 2000 में उन्होंने एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि लंदन में मुकीम थी, उनकी बेटी से शादी की। उनके अब टीनेजर बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ। इनका मसला ये है कि ये अपनी बीवी को मार पीट करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा डराते धमकाते हैं। 2 बड़े बेटे घर छोड़ के जा चुके हैं। गाड़ी तेज़ चलाना, रुपया पैसा बर्बाद करना, मुआशके लड़ाना और शायरी के नाम पे तुकबंदी करना शायरी के नाम पे तुकबंदी करना। और ये जो है ना, इस किस्म के जो है काम करते हैं, चर्स इस्तेमाल करते हैं। बरतानिया पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ नौकरी शुरू की, मगर फिर नौकरी छूट गई और ये एन्जॉयमेंट के नाम पर मैरिजुआना का इस्तेमाल करने लगे। 2010 में पाकिस्तान आ गए फैमिली समेत, मगर ख़ुद और फैमिली यहाँ सेटल नहीं हो सके। पाकिस्तान आकर चर्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कर दिया। तैश के साथ साथ घर में मारपीट का सिलसिला जारी रहा। फैमिली ज़का साहब के रुझानात में गुस्से के अलावा तेज़ी और भड़की कपड़ों की ड्रेसिंग जो थी, वो कहने लगे कि बड़े ये डैंडी और शौक कपड़े जो उनकी पहले आदत नहीं थी वैसे पहनने लगे। ड्रग्स भी जारी रखी और बरतानिया वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। सेटल नहीं हुए यहाँ पर, वापस बरतानिया चले गए और वहाँ जाकर बीवी को जब मारा तो हमसायों ने पुलिस कॉल कर ली। वहाँ का एक हस्पताल है, मेरा ख्याल क्लाउड्स नाम है इसका, आप क्लाउड्स अस्पताल है, वहाँ पे जो है इलाज की गर्ज से दाखिल भी रहे और शायद इनको मूड मिजाज के, यानी ये भी इनको अदराक हुआ कि मैनिया की बीमारी का सामना है। वहाँ ज़्यादा दिन इलाज नहीं करवाया, 5 रोज़ बाद ही अस्पताल छोड़ दिया, दवाखानी भी छोड़ दी। जब ज़काउर रहमान साहब को कहा जाता है कि वो चर्स और शराब वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि शराब ज़्यादा नहीं लेता। उनकी फैमिली को ऐसा लगता है, उनको नहीं ऐसा लगता। वो मानते हैं कि इनको बाईपोलर डिसऑर्डर जो है उसका सामना है, मगर इसको भी वो कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। अच्छा, हुआ ये कि ज़िंदगी तबाह हो रही है, फैमिली लाइफ बर्बाद हो चुकी है, बीवी बच्चे माँ बाप तंग आ चुके हैं। अब इनकी अम्मी आपके लिए आपका प्रोग्राम देखती हैं, बहुत शौक़ से ये विलिंग वेज के प्रोग्राम देखती हैं। कहती हैं डॉक्टर सदाकत प्लीज़ बताएं, मैं ज़का का इलाज करवाना चाहती हूँ, अब क्या ये मुमकिन है? देखिए, मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि जो लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं, हिजरत करते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इनिशिएटिव होता है। हमेशा नई जहतों की तलाश में ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लोग देहातों से शहरों की तरफ आते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं। और ये ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो वहीं रह जाते हैं,
क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो मुरीद के रहते हैं और वो लाहौर कभी आए ही नहीं। यकीन नहीं आता आजकल के दौर में। अच्छा, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो लाहौर में रहते हैं, उन्होंने कराची नहीं देखा। जो पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार अफ्लुएंट लोग हैं जो कभी पाकिस्तान से बाहर गए ही नहीं। कुछ लोगों में ये इनिशिएटिव होता है जो कहीं ना कहीं चले जाते हैं बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए। उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो चल निकलते हैं किसी जानिब। बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। हाँ, तो ये लोग जो हैं, आप यूँ समझिए कि ये एक तरह के लोग होते हैं, और बाकी लोग जो बिल्कुल कहीं नहीं जाते। अभी भी आप अंदरून शहर में लोग देखेंगे और आप उनको देखेंगे कि वो सुबह भरपूर नाश्ता कर रहे हैं, मज़े मज़े से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, सोशलाइज़ कर रहे हैं। वो अपने हमसायों को रिश्तेदारों से ज़्यादा अजीज़ और करीब जानते हैं। और अगर आप उन्हें पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कई दिन से उन्होंने 2 किलोमीटर का सफ़र भी नहीं किया। उनकी ज़िंदगी ज़्यादातर क्या खाना है, कल क्या पकाना है, हमसायों के घर क्या हो रहा है, हमारे घर क्या हो रहा है, तो बस यहाँ तक कि वो तरक्की का उनको कोई शौक़ नहीं होता। अगर आप उन्हें कोई तरक्की की बातें करें तो वो आपसे नाला हो जाते हैं। मुझे तो ये आपकी बातों से, वो अमेरिका में एक एमिश पीपल हैं, वो भी अभी तक वो घोड़ा गाड़ी चलाना पसंद करते हैं और ऐसी चीज़ अमेरिका में, कि मुझे उसी किस्म के जो लोग ये हिजरत करने वाले, माइग्रेट करने वाले लोग होते हैं, इनके अंदर स्पार्क ज़रा ज़्यादा होता है और ये बड़े काम के लोग होते हैं, ये बड़े कारनामे अंजाम देने वाले लोग होते हैं और इनको बड़ी ख़ास निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। और जब ये एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हैं तो ये बाज़ औक़ात इनके लिए नुकसानदेह होते हैं, ये खुल खेलते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान से लोग यूके में चले जाते हैं तो वहाँ बड़ी मौजें हैं। मतलब अगर आप देखें तो आप सरकार के सर पर रहते हैं, वहाँ मलका एलिज़ाबेथ हर एक के पीछे खड़ी है और वो कह रही होती है कि मेरे बच्चों मज़े करो, ऐश करो, बस एक दूसरे को तंग ना करो, खुद जो मर्ज़ी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कदम बढ़ाओ। तो वहाँ पे इस तरह का माहौल है कि अगर कोई नशा करता है तो कहते कोई बात नहीं, अगर कोई बंदा किसी भी कबाहत में मुब्तला है तो कहते दी मर्ज़ी। वो वहाँ पे क़वायद ज़वाबित इस किस्म के जो ज़ाती नौयत के हैं वो कोई नहीं है। लेकिन सड़क पे आपने सीट बेल्ट बांधनी है, आपके साथ की सीट पे बैठे हुए ने भी अगर सीट बेल्ट नहीं बांधी तो बतौर ड्राइवर जुर्माना आपको होगा। वहाँ ज़रा सी बातों पे आपको कदगन लगती है जो कि दूसरों के हकूक़ के बारे में हो। ख़ुद आप अपना बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, इसकी आपको बिल्कुल खुली छुट्टी है। अगर कोई ड्रग्स करता है तो कोई इसको मना नहीं कर सकता, चाहे उसको वो बीमारी की शक्ल में क्यों ना हो। शुगल में तो समझा गया तो सरकार नहीं रोकती उसको ना, वहाँ बिल्कुल ऐसा कोई रिवाज नहीं है। सरकार कहती है कि अपना बेड़ा गर्क जिस हद तक करना है प्लीज़ करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। अब वहाँ वो ये नहीं समझते कि जब कोई अपना बेड़ा गर्क करेगा तो वो दूसरे का लिहाज करेगा कैसे। लिहाजा इलाज के मामले में भी अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है और वो इलाज में नहीं जाना चाहता तो कोई उसको नहीं मजबूर कर सकता। अगर कोई नशे की बीमारी में मुब्तला है और दूसरों की ज़िंदगी उसने अजीरन बना रखी है तो इलाज का उसको कोई भी फिर नहीं कह सकता। पाकिस्तान में हालात अगरचे इससे बहुत मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ नशा करना है तो बिल्कुल गैर कानूनी है, उसकी सज़ा है और किसी भी मिकदार में किसी भी इंसान को नशा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह इलाज के बारे में भी हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है कि नशे के मरीज़ों का इलाज, नफ्सियाती मरीज़ों का इलाज उनकी मर्ज़ी के बगैर हो सकता है। अगर ये तयन कर दिया जाए कि वो अपने लिए अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकते तो वेल मीनिंग लोग उनके लिए अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं। तो साहब जो यूके में ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है वहाँ पे बहुत बोझ सरकार भी उठा लेती है। अगर आप रोज़गार पे नहीं हैं और आप जाके कहते हैं कि जी मुझे आप अलाउंस दें तो वो आपको अलाउंस दे देते हैं। और वो रियासत माँ के जैसी होती है और माँ तो बड़े लाडों से रखती है। और वहाँ इस तरह के माहौल में जो पाकिस्तानी गए जो कि बड़े ख़ास लोग थे जो ज़िंदगी बनाने गए थे और वहाँ जाके वो पटरी से उतर जाते हैं, वहाँ जाके उनको पाकिस्तान भी बहुत याद आता है। वहाँ उनको ये भी महसूस होता है कि हम यहाँ सेकंड क्लास सिटीज़न हैं। फिर वहाँ उनको जो आज़ादियाँ हैं
अपनी ज़ात के हवाले से जो आज़ादियाँ हैं वो उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो शादी करते हैं तो बीवी की पिटाई करते हैं, फिर बीवी को पता होता है पुलिस को बुलाना है तो कोई बीवी पुलिस को बुला लेती है, तो पुलिस आके मियाँ को गिरफ़्तार करके ले जाती है। और आगे कुछ इस्लाह के प्रोग्राम भी होते हैं पुलिस की तरफ से कि अगर आप अपनी बीवी को मारते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप नफसियाती मरीज़ हैं। कोई शख्स जो प्यार से ब्याह के लाई हुई बीवी पर हाथ उठाता है तो कोई ना कोई क़यामत तो उसके दिमाग में बीती है ना। फिर वो कहते हैं सानू इन्होंने गुस्सा इन्ना दुआता है, मजबूर हो गए। अमूमन जो परपेट्रेटर्स होते हैं वो या जो गुनाहगार होते हैं जो जुराइम करते हैं तो वो अपने जुराइम को किसी न किसी चीज़ पे ज़रूर डालना चाहते हैं, वो अपनी ज़ात पे लेना नहीं चाहते। लेकिन याद रखिए कि जो शख्स शाउट करता है, जो शख्स गुस्सा करता है वो भी बीमार है, और जो हाथ उठाता है तो उसमें तो बीमार होने में कोई शक ही नहीं। और जो शराब पीता है और फिर हाथ उठाता है तो फिर उसके बीमार होने में तो बिल्कुल तो उसने तो शराब पी होती है, उसका तो कसूर ही कोई। उसका शराब पीना बीमारी की ही तो अलामत है ना, क्योंकि शराब पी के तो रिलैक्स होना चाहिए या पानी पी के तो प्यास बुझनी चाहिए। यस। तो अगर कोई शख्स शराब पीता है और उसके बाद मेहरबान होने की बजाय हड़बोंग मचाता है, वो डांस करने की बजाय लोगों के पाँव पे पाँव रखना शुरू कर देता है, वो वॉमिटिंग करता है, वो गिर जाता है और गिरता ही चला जाता है, चाहे वो पीएचडी क्यों ना हो, चाहे वो कोई डॉक्टर ही क्यों ना हो या बड़ा लॉयर क्यों ना हो जो कानून का इदराक रखता है, तो वो फिर हालात सबके एक जैसे हो जाते हैं। जो कि शराब की बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो जैसे मलेरिया वालों को सबको सर्दी लग लग के बुखार चढ़ता है और टीबी वालों को सबको खांसी आती है और खून थूकते हैं, तो इसी तरह शराब की बीमारी में भी ये सब कुछ होता है। बात को दोहराते रहना, कायदे कानून की परवाह न करना, अपने शराब पीने के फ़ेल को नॉर्मल समझना, जायज़ समझना, और शराब के लिए हर जो काम वो नाजायज़ है उसको भी जायज़ समझना, जितनी चाहना वो शराब पीना और कहना कि मैं तो बहुत कम पीता हूँ, क्योंकि उनकी हसरत अभी पूरी नहीं होती और वो इससे भी ज़्यादा पीना चाहते हैं, क्योंकि प्यास ना बुझने वाली होती है शराब की बीमारी में। ये तो जलती पे तेल डालने वाली बात। हाँ, तो ये ऐसे हालात में इलाज का जो पहलू है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है और अल्कोहलिज्म, ये अलग अलग इलाज करना पड़ेगा। नहीं, ये दोनों को साइमल्टेनियसली लेना पड़ेगा। जैसे डायबिटीज़ का और ब्लड प्रेशर का इलाज एक साथ ही होता है, क्योंकि ये बीमारियां एक दूसरे को बिगाड़ रही होती हैं। अब यहाँ पे चूँकि एक बंदा अपने इलाज के लिए राज़ी नहीं है, तो इलाज का आगाज़ तो होगा उसको राज़ी किए बगैर, और जब वो इलाज में आ जाता है तो फिर उसको काउंसलिंग के ज़रिए और मेडिकेशन के ज़रिए, जिसमें ज़्यादा रोल शुरू में मेडिकेशंस का होता है कि वो उसकी सैनिटी बहाल करती हैं, उसकी जो ज़हनी सेहत है उसको बहाल करती हैं, और विद इन डेज़ वो कोई गुस्सा भी नहीं कर रहा होता। लेकिन आप इंडोर में देखते हैं यहाँ पे किस कदर सुकून से अच्छे तरीके से मरीज़ रहते हैं, हमारी कितनी इज्जत करते हैं। True. और 24 घंटे के अंदर अंदर वो हमारे साथ बिल्कुल दोस्ताना माहौल में बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे कोई जिन था जो उतर गया है। और उनके घर वाले जो पहली टच एंड गो मीटिंग के लिए आते हैं 36 घंटे के बाद, तो वो देख के हैरान रह जाते हैं कि क्या ये हमारा ही बच्चा है। ये कैसे मुमकिन होता है कि आम तौर पे रिहैब्स में और इधर उधर बहुत हाथापाई की नौबत आ जाती है, गाली गलोचम हो जाता है और पेशेंट हाथ नहीं रखने देता अपनी कमर पे, और यहाँ पे आप इतने आराम से, और वो डिसेंट हो जाता है एकदम, जैसे खुद बिल्कुल उस पे से वो सारा कुछ उतर गया। वो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं शराब ना मिलने की वजह से, ड्रग्स ना मिलने, सिम्टम्स आ रहे थे, मगर डिसेंसी अपनी उसने काफ़ी हद तक कायम रखी हो। हाउ डू यू मैनेज दैट? देखिए, अगर आप देखें तो एक पाकिस्तान की पुलिस है जो मार मार के दुम्बा बना देती है, और फिर भी मसाइल जूं के तू रहते हैं और जुराइम जूं के तू रहते हैं। और एक बरतानिया की पुलिस है जो कि मार पिटाई नहीं करती लेकिन जाफशानी से काम करती है, फहम फरासत से काम करती है, और वो मुल्ज़मान को कायल कर लेते हैं कि वो अदालत में प्लीड गिल्टी कर लें, अपने जुर्म को मान लें। और अदालत में लोग खड़े होके अक्सर ये फ़िक्रा बोलते हैं, आई प्लीड गिल्टी। यहाँ तो लोग
मतलब बहुत कुछ खा पी जाते हैं, डंके की चोट पे काम करके भी कहते हैं जी मैं तो किया कुछ नहीं। और क्योंकि यहाँ पे कवानीन में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि अगर कोई प्लीड गिल्टी करेगा तो उसको राहत देनी है, और अगर कोई प्लीड गिल्टी नहीं करता तो बाद में साबित हो जाए तो उसको ज़्यादा सज़ा होगी। तो बरतानिया में उनका कानून ये है कि अगर आप खड़े होकर अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं और कुछ तस्वीर भी बहा लेते हैं अगर अदालत में खड़े होके, तो जज थोड़ा मेहरबान होकर आपको कम सज़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ सज़ा का मकसद करेक्शनल फैसिलिटी में या सुधार होता है, वहाँ इंसानों का कला कमा करने की पॉलिसी नहीं होती। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह जब रीहैब की बात होती है तो अगर हम दिल से अपने मरीज़ों की इज़्ज़त करते हैं और अगर हम नॉन रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड रखते हैं, यानी मजाक नहीं उनका उड़ाते, अगर कुछ बिगाड़ा है तो उन्होंने अपना बिगाड़ा है, अपने घर वालों का बिगाड़ा है, आपका नहीं कुछ बिगाड़ा, आपके लिए तो वो क्लाइंट्स हैं। और अगर आप भरपूर इज़्ज़त के साथ उनके साथ बात करेंगे तो ये पहला मौका होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में किसी से इज़्ज़त पाई होती है, और वो चंद दिनों के अंदर अंदर बहुत प्यार से मोहब्बत से बात करने लगते हैं और फिर अपने ख़ानदान से अच्छे तरीके से बात करना शुरू करते हैं। ख़ानदान भी ये रूल सीख लेता है कि घरों में अपने अहले खाना के साथ किस तरह रहना चाहिए, और जो घरों में हम सब के एक्शंस होते हैं उसके नताइज होने चाहिए। लेकिन अमूमन घरों में कोई कितना भी गलत एक्शन करे, कितना भी गलत काम करे, उसे कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ता, यानी घरों के रूल्स टूथलेस हैं। आप यूँ समझे कि घरों में जो लोग रहते हैं उनके दांत हैं ही नहीं, बोड़े हैं सब। तो ऐसे में ख़राबी बढ़ती चली जाती है। और जिन मुआशरों में भी, जैसे पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर कराची में आप देखिए कि लोग जुराइम करते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो अगर टूथलेस रूल हों तो फिर यही ख़राबियाँ होती हैं। सो अगर फैमिली मेम्बर्स हमसे अच्छी तरह काउंसलिंग में ये सीख लें कि किस तरह मेरिट पे डील करना है अहले खाना को, मेरिट कितनी खूबसूरत चीज़ है, इसमें कोई शक है? यही तो सत्यानाश है जब माशरे में मेरिट, लेकिन हम अपने घर में ही अपने ही प्यारों को मेरिट से महरूम रखते हैं। कितनी अजब बात है कि जानते हैं कि मेरिट बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन अपने बच्चों को हम मेरिट से महरूम रखते हैं। अपने बच्चों तक मेरिट जब हम पहुंचाते हैं कि देखो ये मेरिट है, मेरिट के मुताबिक ये होगा, ये नहीं होगा, कोई गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, कोई बच्चों के साथ ऊंच नीच करने की ज़रूरत नहीं, कोई रौला खप नहीं डालने की ज़रूरत, कोई उनके मुस्तकबिल के बारे में बुरी पेशीन गोइयाँ करने की ज़रूरत नहीं कि तुम रुलोगे, जब मैं मर जाऊँगा तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। एक लंबा लेक्चर है जो वालिदैन देते हैं, इट डजंट वर्क जी। सो एक तो ये बात जो खातून कह रही हैं इनके लिए क्लियर है कि ये इलाज की राह अख्तियार करें, और इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी अब तरीक़ेकार मौजूद है कि अगर आप पुलिस को हक़ाइक़ से आगाह कर दें जी, तो पुलिस के पास ऐसे ज़राए होते हैं जिससे कि ऐसे बंदे को जो शराब का मरीज़ है या बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे है, लामहल्ला उससे ऐसी हरकतें सरजद होती हैं कि पुलिस उसको दो चॉइसेस दे सकती है कि या तो आप इलाज में चले जाएं या फिर अपने किए का भुगतना शुरू कर दें, क्योंकि कवानीन में हमेशा गुंजाइश होती है, यानी इंग्लैंड के कवानीन में, पाकिस्तान के कवानीन में या अमेरिका में हर जगह गुंजाइश मौजूद होती है कि जिन लोगों को अल्कोहलिज्म है और बाइपोलर डिसऑर्डर है, जब उनकी ज़िंदगी में तफ्तीश डाल दी जाती है पुलिस के हाथों और अहले खाना की दरख्वास्त पर, तो बहुत जल्द पुलिस उन हक़ाइक़ तक पहुंच जाती है कि उसे दो चॉइसेस दी जा सकती हैं कि या तो ये अपना अमालनामा देख लो और सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, मुकदमा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर इलाज में चले जाओ, तो हम तुम्हें ये दो ऑप्शंस देते हैं। तो अमेरिका में ये दो ऑप्शंस बहुत रेगुलरली अब दी जाती हैं। डिलेंसी स्ट्रीट एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, इलाजगाह है, जहाँ सिर्फ वही मरीज़ जाते हैं जिनसे शराब की बीमारी या नशे की बीमारी के साथ साथ जुराइम सरजद होते हैं, जो कि सबसे होते हैं। ये हो नहीं सकता कि कोई बंदा शराब की बीमारी में मुब्तला हो, बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला हो और वो कानून को हाथ में ना ले रहा हो, ये हो नहीं सकता। जल्द या बदेर वो कानून की ग्रिप में आ जाता है और फिर उसको चॉइस दी जाती है कि या तो आप इस्लाह की तरफ चले जाएं या फिर सज़ा की तरफ चले जाएं।
अच्छा जी, अब हुआ ये कि ये पेशेंट जो भी है, कोई भी ये हों या कोई ज़काउर रहमान हो या कोई भी, तो ये ख़ुद से तो आने के नहीं है इलाज में, तो अब इनकी अम्मी तंग पड़ रही हैं। देखिए पाकिस्तान में तो हमारे पास चूँकि हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है कि आप किसी भी मरीज़ का इलाज उसके बोनाफाइड फैमिली मेम्बर्स की मर्ज़ी से शुरू कर सकते हैं, मरीज़ की मर्ज़ी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही गैर कानूनी काम कर रहा है, और जिस बंदे के हाथ साफ़ नहीं है कानून उसके साथ खड़ा नहीं होता, कानून उसके साथ खड़ा होता है जिसके हाथ साफ़ है। सपोज़ कोई बंदा लाहौर में है, कराची में, इस्लामाबाद में है, मगर आपके सेंटर पे नहीं है, रिहैब पे नहीं है, तो कैसे उसको लेके आएंगे? नेचुरली सीधी सी बात यह है कि उसके फैमिली मेम्बर्स अप्रोच करते हैं और हम उनसे मीटिंग्स करते हैं, काउंसलिंग का आगाज़ होता है, उन्हें बताते हैं कि किस तरह कानून उनके साथ है और किस तरह ये नुक्ता आगाज़ हो सकता है आपके घर में खुशियों का। तो फिर वो एक रिटन एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पेशेंट को जो बहुत डेवस्टेटिंग है, आप एक टीम भेज के तो सेफ़ कस्टडी में ले लें और उसके बाद आप ज़िम्मेदारी उठाएं कि उसकी ज़हनी सेहत बहाल करें, उसे कन्विंस करें नशे के इलाज के बारे में, और फैमिली के साथ उसका इंटरेक्शन जारी रहता है और वो बहुत जल्द खुद से कॉन्सेंट दे देता है। इसमें ऐसा समझना कि किसी नशे के मरीज़ का इलाज करना उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गैर कानूनी है, अब दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक नशा करना चूँकि एक जुर्म है, और जो बंदा इस जुर्म का मुर्तकिब होता है उस जुर्म से उसको दूर किया उस जुर्म से उसको मुआशरे दूर के किया लिए जाता अपने है, लिए भी। तो उसमें अगर आप चाहें तो पहले कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं, एक वकील आप हायर करें जो कि हाई कोर्ट के पास जाए और आप अपने मरीज़ के ऊपर ही एक मुकदमा हाई कोर्ट में पेश कर देते हैं कि जी हमारे मरीज़ के ये हालात हैं, या तो हमें इसके इलाज की इजाज़त दी जाए या उसे बुला के पूछा जाए कि वो ये सब कुछ क्यों करता है। तो कुछ भी ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार किया जा सकता है। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हमें अपना ज़हन क्लियर करने की ज़रूरत है। वो ये है कि क्या पुलिस हमारी दोस्त है कि नहीं, क्या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियाँ हमारी खिदमत के लिए हैं कि नहीं, क्या हमारे दिल में उनकी इज़्ज़त है कि नहीं, क्या अदलिया से मदद लेना अच्छी बात है कि नहीं। देखिए, एक जो स्ट्रक्चर्ड मुआशरा है जिसमें एक बीवी को खामद अगर मारता है और बीवी पुलिस को कॉल करती है तो सारे रिश्तेदार उस बीवी को बुरा समझते हैं, क्योंकि ये ख़राबी उन रिश्तेदारों के ज़हन में है। लेकिन एक सिविलाइज्ड मुआशरे में, एक महज़ब मुआशरे में इस पे ज़्यादा उंगली नहीं उठती। यूके में ये रूटीन में होता है, अगरचे बाज़ बीवियाँ उसके बाद कोताही करती हैं कि वो एरोगेंट हो जाती हैं, जिनके पीछे सरकार की मदद होती है, वो खामद को फिर सही इज़्ज़त नहीं देती। तो अगर बीवियां हम्बल होती चली जाएं, क्योंकि जब आप ताकतवर होते हैं तो आप हम्बल हो जाते हैं, जब आपको फल लगता है तो आप झुकते हैं, और जब आपको ताकत आती है तो आप अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादातर लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के चैम्पियन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाजरीन, अब बरतानिया में तो ये मुमकिन ही है, और पाकिस्तान में भी अगर कोई बंदा इधर उधर शराब पीता है और अपनी बीवी को मारता है तो आप उसको कह सकते हैं आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। मगर सर, अच्छा, लेकिन ये बात है कि जब आपसे फैमिलियां रब्ता करती हैं यहाँ पे विलिंग वेज में, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि फौरी तौर पर तश्कील दी जाए टीम और जाके वो पेशेंट को ले आए। आप फैमिली के साथ जो गुफ्तो शनीद करते हैं उसके नतीजे में आप रोज़मर्रा बुनियादों पर ऐसे छोटे छोटे इक़दाम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे मरीज़ को ये एहसास हो कि उसे इलाज में जाना चाहिए। क्योंकि फैमिली में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स कोई बहुत भले मानसों की तरह किसी शराब के मरीज़ के साथ नहीं रह रहे होते, वो उसके साथ काफ़ी ऊंच नीच कर रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, इश्ताल अंगेज़ी कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात तो मार पिटाई भी कर रहे होते हैं, और फिर बड़ी मेहरबानियाँ भी कर रहे होते हैं, नवाज़शे कर रहे होते हैं, उसको क्लीन स्लेट दे रहे होते हैं रोज़ाना, और वो जो नुकसान करता है वो भरते रहते हैं, जो वो कर्ज़े लेता है लोगों से वो भरते रहते हैं। तो ये जो अनेबलिंग एनवायरनमेंट है जिसमें प्रोवोकिंग भी चल रही होती है, कभी पैमाना सब्र हुआ, लबरेज़ हुआ तो फट पड़े, और कभी मरीज़ के ऊपर जो है सदकेवारी जाने लगे, कभी गले लगाने लगे और कभी धक्के देने लगे। तो ये सब चीज़ें फैमिली अगर छोड़ दे और रोज़मर्रा बुनियादों पर हक सच की आवाज़ उठाते रहें, जब भी मौका मिले मरीज़ के साथ बात करने का,
तो वो उसे बता दें कि आपने ये जो फलां हरकत की है, ये जो काम किया है, तो ये हमें अच्छा नहीं लगा, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, हम आपसे बेहतर तवक्कुआत रखते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए इलाज में जाएं। तो मरीज़ ऐसे मौक़ों पे सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपनी शराब की कंजम्पशन में खातर खा कमी ले आते हैं। कुछ कमी लाना उनके लिए मुमकिन होता है, अगरचे मुकम्मल छोड़ना बाज़ औक़ात उनके अपने बस में नहीं होता। तो जब वो शराब में कमी लाते हैं तो उनसे फर्दर मुज़ाकरात की राह हमवार होती है और ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर्स प्रमोट करते हैं आप। तो टीम बुलाना भी ज़रूरी नहीं है। देखिए 3 तरीके हैं। एक तरीका तो है टीम बुलाएं, शॉर्टकट सीधा सा, और बाद में पेंडिंग वर्क कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप सारे फैमिली मेम्बर मिल के तो ट्रेनिंग हासिल करें और एक दिन मिल के जाके मरीज़ के साथ उसके कमरे में अचानक बात करें कि किस तरह उसके शराब नोशी से पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में पड़ी हुई है, और उससे इलाज की अपील करें तो वो आम तौर पर आज मेरा बच्चा चल रिहैब चलिए। ठीक है। तो तीसरा ये है प्रोसेस इंटरवेंशन, जिसमें आप मदाखलत बराए इस्लाह करते हैं, जिसमें आप रोज़मर्रा एहतसाब करते हैं, जो कि आजकल दुनिया में तमाम बड़ी कंपनियों में तौरा इम्तियाज़ समझा जाता है कि हर शख्स हर दूसरे का एहतसाब कर सकता है। यू कैन होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल ऑल ऑफ द टाइम। तो ये चीज़ें साइंस तो बहुत तरक्की कर गई है। तो डॉक्टर साहब ये अब उसकी बदन की हालत भी कुछ ख़राब हो गई है, जहनी हालत भी ख़राब हो गई है, तो उसको कोई डिटॉक्स की ज़रूरत है? देखिए ये जो केस है जो आपने जिसकी डिस्क्रिप्शन दी है, इन्हें तो इंडोर इलाज की ज़रूरत है, सूनर द बेटर। और इंग्लैंड में तो जो सूरत मैंने बताई कि अगेन पुलिस को रिपोर्ट किया जा सकता है, सारे हालात मुसलसल रिपोर्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ भी भेजा जा सकता है उनको? हाँ, पाकिस्तान तो हर चौथी फ़्लाइट पे तो पाकिस्तान में बिलिंग बेस में इलाज के लिए इंग्लैंड से लोग आए होते हैं। हमारा मरी सेंटर बतौर ख़ास मशहूर है इंग्लैंड में, सदाकत क्लिनिक जो मरी में है। लेकिन ये बड़ा रोज़मर्रा का ही मामूल है कि फैमिलीज़ हमसे स्काइप पे रब्ता करती हैं और फिर उनका पेशेंट जो है वो फ़्लाइट पे यहाँ आता है पाकिस्तान देखने, तो फिर उसका इलाज शुरू होता है और बाद फॉलो अप ट्रीटमेंट जारी रहती है स्काइप पे। कितने दिनों में इंडोर में वो पेशेंट इस काबिल हो जाता है कि बात समझने लगता है, सेहत उसकी बहाल हो जाती है? 2-3 दिन में ऐसा हो जाता है। अब डिटॉक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मरीज़ बेसाहिब फराश है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इतनी अच्छी डिटॉक्स मैनेजमेंट होती है कि अगर कोई किसी भी वक्त हमारा सेंटर आके विज़िट करे तो जो ज़ेरे इलाज मरीज़ होते हैं तो वो सेहतमंद लोगों की तरह भागे फिर रहे होते हैं। उसमें कोई बिस्तर पे पड़ने वाली बात नहीं, कोई वॉमिटिंग नहीं, कोई लूज़ मोशन नहीं, कोई ड्रिपें नहीं लगी होती। मरीज़ उसी तरह टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और एक काउंसलिंग एनवायरनमेंट होती है जिसमें वो सीख रहे होते हैं चीज़ों को और उनको दिलचस्पी दिलाई जाती है कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप ज़रा सोचिए कि जो भी मरीज़ नशे की बीमारी में मुब्तला होता है, ख़ुद उससे ज़्यादा ख्वाहिशमंद कौन हो सकता है अच्छी ज़िंदगी का, लेकिन वो बार बार की ज़ाती कोशिशों से जो वो पर्सनल लेवल पे करता रहा होता है तो उससे वो मायूस हो चुका होता है और मायूसी सीख चुका होता है और वो समझता है कि मैं कभी ठीक हो ही नहीं सकता, तो जब मैं ठीक ही नहीं हो सकता तो वाई ट्राई। अच्छा, ये तो इंडोर में आ गया। फैमिली जो है वो भी आउटडोर में आके कुछ सीख रही होती है? फैमिली देखिए एज ए होल मुतासर होती है नशे की बीमारी से, और इलाज खाली एक बंदे का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फैमिली अपने रवैये पुराने जारी रखेगी तो मरीज़ को भी सोब्राइटी में या नशे से बहाली में मुश्किलात पेश आएंगी। फैमिली ने डिप्रेशन सीख ली होती है, फैमिली ने एंगर आउटबर्स्ट सीख लिए होते हैं, फैमिली ने ताने देने सीख लिए होते हैं। फैमिली भी काफ़ी मतलब मरीज़ों की ज़िंदगी में ऐसे असरात डाल रही होती है अनकॉन्शियसली जो कि मनफी होते हैं। तो सबसे पहले फैमिली को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए भी जद्दोजहद करने की ज़रूरत होती है। और आज के ज़माने में जहाँ आप देखते हैं लोगों को दिल का दौरा पड़ता है, वो अस्पताल जाते हैं, स्टेंट डाला, अगले दिन घर आके उससे अगले दिन काम पे चले जाते हैं। तो अगर कार्डियोलॉजी में इतनी तरक्की हो गई है तो रिहेबिलिटेशन की साइंस में कितनी तरक्की? टच एंड गो क्या चीज़ है? अच्छा, टच एंड गो ये मीटिंग होती है जो अहले खाना पेशेंट के साथ करते हैं, और उस मीटिंग में बुनियादी नुक्ता ये है कि जब तक मरीज़
इलाज के हवाले से मुस्बत नज़र आता है तो वो खड़े होकर उससे बातें करते रहते हैं, और जब वो इलाज के हवाले से क्रिबिंग शुरू करता है या घर जाने की बातें करता है तो घर वाले जो है रिट्रीट करना शुरू करते हैं। तो इस वजह से इसका नाम टच एंड गो पड़ गया, क्योंकि पहली 1-2 मीटिंग जो है मिनट 2 मिनट की होती हैं, लेकिन तीसरे चौथे 5वें दिन फिर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तो मीटिंग लंबी होना शुरू होती है। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है जो कि नशे के ज़ेर इलाज मरीज़ों के लिए मुलाकात का एक स्पेशल है। तो इसका मतलब है कि वो फैमिली से मिलता रहता है? हाँ, 100 दिन अगर मरीज़ हमारे पास रहता है तो उसमें 90 दिन तो कम से कम फैमिली मेम्बर्स उससे लाजमन मिलते हैं, और ये इलाज की रिक्वायरमेंट है। और ये टच एंड गो मीटिंग अब अमेरिका में भी कुछ इलाज गाँव में इसको इसी नाम से पुकारा जाने लगा है, और वहाँ साथ मेरा नाम भी लिया जाता है क्योंकि मेरी वहाँ की ट्रेनिंग है हेजल्डन की। तो वहाँ अब जो मरीज़ों की मीटिंग होती है अपने फैमिली मेम्बर से, तो उसको वो सदाकत टच एंड गो मीटिंग कहते हैं। वेरी नाइस। तो डर्टी क्वेश्चंस क्या हैं? डर्टी क्वेश्चंस होते हैं मरीज़ के साथ ऐसी बातें करना जिससे वो चौड़ चानन होता है, मतलब घर पे भी या इलाज गाह में भी उससे हर वक्त उसकी खुशनुदी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना। मैं समझता कि यहाँ रिहैब में तुम्हें खाना तो ठीक मिल रहा है ना, तो एक ऐसे बंदे को जो अभी अपनी खुशी से यहाँ आया भी नहीं, तो आप उससे किन अच्छी बातों की तवक्को रख रहे हैं, या कहते तुम खुश तो हो ना यहाँ भी, वो ये नानी के घर तो नहीं आया कि वो खुश रहेगा। डर्टी क्वेश्चंस वो होते हैं जो गैर ज़रूरी सवाल हैं, जो मरीज़ को इंडिकेशन मिलती है कि मैं अब क्रिबिंग शुरू कर दूँ, अब मैं तनकीद शुरू कर दूँ। तो मरीज़ के साथ ऐसे खूबसूरत सवाल किए जाने चाहिए जिससे उसका रुझान इलाज की तरफ हो। तो ये डर्टी क्वेश्चंस सारे के सारे हम इलाज के शुरू में ही फैमिली मेम्बर्स को बता देते हैं कि आइंदा से आपने मरीज़ के साथ यहाँ पे या घर जाके डर्टी क्वेश्चन नहीं करने, यानी जो मरीज़ के घर वाले उसके आगे पीछे फिर के उसको खुश करने की कोशिशें करते हैं। तो सीधी सीधी मेरिट पे बात होनी चाहिए, और बाहमी एहतराम का रिश्ता नए सिरे से डेवलप होना चाहिए, और फैमिलीज़ को अपनी इज़्ज़त नफ्स के बारे में भी सेंसिटिव होना चाहिए, और उन्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ नहीं है, बस मरीज़ के इर्द गिर्द वो तवाफ़ जो करते रहते हैं, इससे उन्हें थोड़ा बाज रहने की ज़रूरत होती है। और एक बाहमी प्यार मोहब्बत का रिश्ता, कुछ दो तरफ़ा जो है लेन देन का रिश्ता जो है, वो घरों को खूबसूरत माहौल देता है। डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ इंटरवेंशन डाटा? इंटरवेंशन डाटा इलाज के 21 दिन के बाद, यानी इलाज के दौरान ही फैमिली मेम्बर्स पेश करते हैं, और ये उन नुकात पे मबनी होता है, ये उन वाक़यात पे मबनी होता है जिनसे मुतासर होकर आपने इलाज का फ़ैसला किया था और जिनका ताल्लुक़ नशे की बीमारी से होता है। तो उन वाक़यात को, जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं मरीज़ की ज़िंदगी में बिखरी हुई, उन कहानियों को इकट्ठा करके फैमिली मेम्बर्स इलाज के दौरान और बाज़ औक़ात इलाज से पहले इलाज के लिए जब कायल करना मकसूद होता है, तो वो मरीज़ के सामने वो कहानियाँ इकट्ठे बैठ के सुनाते हैं, सच्ची कहानियाँ, तकलीफ़ दे कहानियाँ, दुखती हुई कहानियाँ। तो जब वो दिल से निकली हुई बातें मरीज़ के दिल में उतरती हैं, तो यहाँ एक बुनियादी तब्दीली आती है। इंटरवेंशन डाटा मरीज़ के दिल पे दस्तक देने के लिए पेश किया जाता है, और ये मोहब्बत और एहतराम से पेश किया जाता है, और इसके नताइज बहुत मुस्बत निकलते हैं। वो जवाब भी देता है फिर उसका? उस वक्त तो नहीं जिस वक्त इंटरवेंशन डाटा पेश किया जाता है, लेकिन अगले दिन या 2 दिन बाद मरीज़ को मौका मिलता है कि वो सोचे, उस पर विशेष टिप्पणी कर सकता है और बता सकता है। अगरचे इंटरवेंशन डाटा उन वाक़यात पे मबनी होता है जो अनडिनाइबल होते हैं, जो अनआर्ग्यूएबल होते हैं, जो बिल्कुल सीधी 2 + 2 4 वाली बातें होती हैं, और मरीज़ डिनाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मरीज़ बता सकता है कि किस तरह वो इस बीमारी के चुंगल में था, और उस वजह से वो ये सारी ऊट-पटांग हरकतें करता रहा और तोड़ फोड़ करता रहा, और कानून को अपने हाथ में लेता रहा, और दूसरों के दुख दर्द का वो ख्याल ना कर सका। इससे कुछ समझ बूझ मरीज़ की आती है, कुछ फैमिली की समझ बूझ बेहतर होती है, कोई इलाज की, कोई बहाली की जो है राह हमवार होती है। ये एक तरह से मरीज़ के अंदर रियलाइजेशन जो कि अहले खाना की बड़ी ख्वाहिश होती है कि पैदा हो जाए, इसको कुछ महसूस तो हो,
और जब रियलाइजेशन हो जाती है तो इंसान गिल्टी फील करता है और फिर तलाफ़ी के लिए इक़दाम करता है। तो आप यूँ समझे कि इलाज का सारा ताना बाना इसी रियलाइजेशन के ऊपर फिर बुना जाता है, जो इंटरवेंशन डाटा पेश करने से सामने आती है रियलाइजेशन। और इंटरवेंशन डाटा एक दफ़ा नहीं पेश किया जाता, ये इलाज के 100 दिनों में कम से कम 7 दफ़ा पेश किया जाता है और ये एक दवा के तौर पर दिया जाता है। बाज़ औक़ात मरीज़ कहते हैं कि ये रोज़ रोज़ हमें क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं। ये दवा है, कड़वी दवा है। ये थोड़ी कड़वी दवा है, ये एक इंजेक्शन है जो वक्तन फ़ौक्तन उनको लगता है और वो एक डिफ़ाल्टर के तौर पर अपने आप को पहचानते हैं और तलाफ़ी करने के लिए आमादा होते हैं। तो एक मरहला ये भी होता है कि मरीज़ को माफ़ी, तलाफ़ी और इजाफ़ी में से गुज़रना पड़ता है। माफ़ी का मतलब है कि वो अपने किए पे नादिम होता है और तलाफ़ी है कि वो अंडू करता है उन नुकसानात को आइंदा आने वाली ज़िंदगी में। और इजाफ़ी का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ एक आध फूल ज़रा फाजिल अपने अहल खाना को दे के उनकी ज़िंदगी में रौनक बढ़ता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो प्रोग्राम्स आप काउंसलिंग के यूज़ करते हैं उनमें जिस तरह एक 12 कदम का प्रोग्राम बड़ा मशहूर है, 12 स्टेप्स, और भी कोई प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं आप काउंसलिंग? बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं अब तो। ये 12 कदमों का प्रोग्राम तो तारीख़ी प्रोग्राम है जो 1935 में 3 शराब का नशा छोड़ने वालों ने तजवीज़ किए थे और ख़ुद उन्होंने भी शराब से जो निजात पाई थी वो इन कदमों के नतीजे में पाई थी। और ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप एक ज़माने में हुआ करता था उन लोगों का जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए होते थे, तो वो अपनी ज़िंदगी को ताउम्र बेहतर बनाते रहते थे। तो ये उनके कुछ असूल थे जो शराब का इस्तेमाल छोड़ने वाले 3 लोगों ने यकजा किए 12 कदम और फिर एक किताब लिखी जिसका नाम था अल्कोहलिक्स एनोनिमस और उसमें इन 12 कदमों को तफसील से बताया। और अब दुनिया में कोई 40 लाख के लोग करीब ऐसे हैं जो मेंबर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, ए के मेंबर हैं। 40 लाख। पाकिस्तान में 20,000 लोग हैं जो ए के मेंबर हैं। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस है चूँकि, तो इसमें एनोनिमिटी का ख्याल रखा जाता है, इसलिए इनके कोई बाकायदा कोई पहचान सामने नहीं होती कि ये माशरे में जैसे लोग अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखते हैं कि वो फ़लानी अंजुमन के प्रेसिडेंट हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये उस तरह नहीं काम करते। इनके यहाँ कोई रिटर्न फॉर्म्स भी नहीं होते मेंबरशिप के, लेकिन लोग इसके मेंबर होते हैं। अगर कोई समझता है कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ तो वो मेंबर है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि अमेरिका से स्टार्ट हुए और अब सारी दुनिया में फैल चुके हैं। तो ये वो बुनियादी प्रोग्राम है जो मिनेसोटा मॉडल कहलाता है ट्रीटमेंट का, ये उसका मरकज़ी प्रोग्राम है। लेकिन फिर बेपनाह और प्रोग्राम्स हैं जैसे एग्जेक्टिव स्किल्स हैं यानी लाइफ स्किल्स हैं, पेशेंट सीखते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल का प्रोग्राम है या टीनेजर्स का प्रोग्राम है जो लोग सीखते हैं। इसके अलावा CBT में एक शॉर्ट कोर्स हमारे हर पेशेंट को दिया जाता है, यानी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एक शॉर्ट कोर्स जो कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा तरीक़ाकार है जिसमें लोग अपने ख़याल पे और मूड पे तवज्जो देते हैं और बिहेवियर पे और अपनी इन्वायरमेंट पे और अपने सिम्टम्स पे तवज्जो देते हैं और डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो ये बेपनाह ऐसे गुफ्तगू करने का फ़न, को एक दूसरे से बात कैसे करें कि भाई गुस्सा भी ना है, हाथापाई भी ना हो, मार धाड़ भी ना हो और एक दूसरे तक बात अपनी असर्टिवली पहुंचा भी सके। देखिए ये एक काउंसलिंग इन्वायरमेंट है जिसमें हर पेशेंट को रोज़ाना कम से कम 6 घंटे काउंसलिंग यानी लर्निंग के प्रोग्राम में से गुजरना पड़ता है। और बाद में आउटडोर ट्रीटमेंट में पेशेंट और उनकी फैमिलीज़ ये जारी रखते हैं लर्निंग का प्रोसेस। और 100 दिनों के बाद माहौल ये होता है कि हमारे आउटडोर प्रोग्राम में एक ट्रायंगुलर काउंसलिंग होती है। ट्रायंगुलर से मुराद ये है कि उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं और हमारे क्लाइंट्स यानी पेशेंट्स होते हैं, फिर उनके वालिदैन या फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। तो तीनों स्टेक होल्डर्स जब बैठ के बात कर रहे होते हैं, किसी से चोरी पर्दा नहीं, सामने खुल के इज़्ज़त से प्यार से बात होती है, एहतराम से बात होती है, अपनों जैसी बात होती है, चाहे वो बात थोड़ी कड़वी हो और सच्ची तो वो होनी ही चाहिए। तो ये सारा इस तरह का लर्निंग का काम है जिससे ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती, बेहतर हो जाती है। और लोग बाज़ औक़ात ये कहते हुए पाए जाते हैं
कि हम तो नशे की बीमारी के भी ममनून हैं कि इससे हमें ये मोटिवेशन मिली कि हम इलाज में चले जाएं, और हमने आके इतनी खूबसूरत बातें सीखी जिससे कि ना सिर्फ ज़िंदगी नशे से दूर और बहाली और इत्तेदाल के तरफ चली जाती है, बल्कि ज़िंदगी बहुत पुरसुकून और मज़ेदार हो जाती है। ज़िंदगी में हर काम अच्छा, आसान और बेहतर लगने लगता है। मुश्किलात को हम ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा समझने लगते हैं, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटीज़ समझने लगते हैं, हम वेलकम करते हैं प्रॉब्लम्स को और हिम्मत से उनको सॉल्व करते हैं। डॉक्टर ये फ्री फ्लोट क्या होता है? ये जब कोई मरीज़ आपसे जुदा हो रहा हो, 100 डेज़ के करीब जा रहा होता है, तो ये फ्री फ्लोट का सिलसिला क्या शुरू हो जाता है? फ्री फ्लोट में पहले हम ये करते थे कि 90th डे के बाद पेशेंट को फैमिली के साथ कोई रोज़ाना 2-3 घंटे के लिए भेजते थे कि जाओ घूम फिर के आओ, और फैमिली अपने साथ लेके जाना, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खिलाना, फिर बाद घर ले जाना। फिर हमने ये काम 70 दिन के बाद करना शुरू कर दिया। फिर हमने अब ये काम तकरीबन 50 दिन के बाद करना शुरू कर दिया है। तो एक दिन आएगा कि हम कोई तकरीबन 1 महीने के बाद मरीज़ को उसकी फैमिली के साथ भेज भी दिया करेंगे, क्योंकि इसके लिए फैमिली को पेशेंट सेफ़ बनाने की ज़रूरत होती है। पेशेंट सेफ? जी, यानी आप यूँ समझें फैमिली भी को नुकसान पहुंचा देती है। हकीकत यह है कि फैमिली अपने रवैयों से बाज़ औक़ात मरीज़ की बहाली को मुमकिन नहीं होने देती। मरीज़ के अंदर नशे की बीमारी बाज़ औक़ात फैमिली के रवैयों से बढ़ रही होती है। तो पेशेंट सेफ़ का मतलब है फैमिली की ऐसी ट्रेनिंग हो जाना कि फैमिली का कोई तर्ज़ अमल मरीज़ के लिए नुकसानदेह ना रहे। तो ये एक सीखने का काम है, और जब हमारे पास मरीज़ दाखिल होता है तो उस दौरान हम फैमिली से जो बातचीत कर रहे होते हैं तो अपने मरीज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे होते हैं फैमिली के हाथों। देखिए, जिसे कहते हैं ना, मिल्क ऑफ काइंडनेस से भी किसी की बर्बादी हो सकती है। बाज़ औक़ात मिल्क ऑफ काइंडनेस पे भी थोड़ा गौर करने की ज़रूरत होती है कि इसमें कोई ख़राबी बसियार तो नहीं है। तो फैमिली को कुछ रवैये बहुत अच्छी तरह से सीखने की ज़रूरत होती है, मोतदिल रवैये, माकूल रवैये, असर्टिव रवैये, क्योंकि फैमिलीज़ एक्सट्रीम पे जाती हैं, या गुस्सा कर लिया या बहुत प्यार कर लिया और दरमियान की राह को भूल गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदाकत। ये मेरा ख्याल है कि ज़काउर रहमान की मदर के लिए एक ऐसा इंडिया है कि द ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट, और यू कैन स्टिल रिक्लेम योर पेशेंट। तो विलिंग वेज हाजिर है डॉक्टर सदाकत, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाजरीन आपसे इजाज़त चाहते हैं, और आपके देखने का, प्रोग्राम में शिरकत करने का, कमेंट करने का, लाइक करने का, शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल वी मीट अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।